कहानी एक रहस्यमय कैदी के रूस के एक कारागार में आगमन से शुरू होती है। उसका साथी जेल में चकित होता है जब वह कहता है कि वह कुछ ही दिनों के लिए रहेगा, क्योंकि वहाँ सभी लोग उम्र भर की सजा काट रहे हैं। लेकिन वह जोर देकर कहता है कि वह केवल कुछ समय के लिए यहाँ है। बाद में दो गुंडे उसे डराने की कोशिश करते हैं और ये पता चलता है कि ये आसान नहीं होगा। हिंसा के बाद उसे सैम्योन कॉर्नी के पास ले जाया जाता है, जो गैंग का प्रमुख है। युवक अपना नाम क्रेवन बताता है और कहता है कि वह बुराई करने वालों का शिकार करने वाला है। सैम्योन थोड़ा घबराया हुआ महसूस करता है। फिर क्रेवन अकेले ही सभी गुंडों को हराता है, जिनके पास एक भालू की खाल से निकला हुआ एक दांत होता है। वह सैम्योन को भी हराता है और जब गार्ड आता है, क्रेवन उस पर हमला करता है और दीवार पर चढ़ने लगता है। हैरानी की बात यह है कि वह आसानी से लोहे की सलाखों को तोड़कर छत से कूद जाता है बिना किसी चोट के। उसका साथी जेल में बहुत गर्व महसूस करता है और गार्ड उसे एक भी गोली नहीं मार पाते। क्रेवन जेल की दीवार कूदता है और बर्फीले तूफान में भागता है, जहाँ पहले से ही एक विमान इंतजार कर रहा है। वह अपना नकली टैटू हटा लेता है। गार्ड असली कैदी की लाश पाते हैं और ये पता चलता है कि फरार व्यक्ति ने जानबूझकर उस कैदी का रूप धारण किया था। अब हम 16 साल पीछे न्यूयॉर्क शहर में वापस जाते हैं। सर्गे और दिमित्री अपनी माँ की मौत का शोक मना रहे हैं जब उनका पिता अचानक उन्हें स्कूल से लेने आता है। निकोलाई एक कुख्यात अपराधी है जो अपने बेटों के प्रति कठोर तरीके से व्यवहार करता है और कहता है कि उनकी माँ ने अपनी जान ली क्योंकि वे बहुत कमजोर थी। वह चेतावनी देता है कि कोई अंतिम संस्कार नहीं होगा। कार एक हैंगर के पास रुकती है और निकोलाई बताता है कि वे शेरों का शिकार करने जा रहे हैं ताकि लड़के असली मर्द बन सके। इस बीच तंजानिया में युवा कैलिप्सो कार्ड पढ़ना सीख रही है और उसकी दादी भविष्यवाणी करती है कि लड़की एक दुर्घटना देखेगी और उसे एक गुप्त औषधि देती है जो चमत्कारी उपचार शक्तियों से भरी होती है। नजदीक ही निकोलाई सर्गे को ये सिखा रहे हैं कि जानवरों को उससे डरना चाहिए क्योंकि आदमी सबसे बड़ा शिकारी है। वह दिमित्री की कमजोरी से नाराज है और उसे सभी के सामने डांटता है। रात को लड़के अपने पिता के भेदभाव के बारे में बात करते हैं और हम ये जानते हैं कि दिमित्री असली बेटा नहीं है। क्षेत्र में एक प्रसिद्ध शेर है जो कई मौतों के लिए जिम्मेदार है और जो अब निकोलाई का मुख्य लक्ष्य है। अगले दिन शिकार के दौरान एलेक्स नाम का एक व्यापारी उसके पास एक साझेदारी प्रस्ताव लेकर आया जिसने उसके नाजुक स्वास्थ्य का मजाक उड़ाया। निकोलाई ने उसे अपमानित किया और कहा कि उसके जैसे कमजोर आदमी के पास कोई योगदान नहीं है। क्रावेन ने सर्गे को मार दिया और दिमित्री ने समूह के साथ तालमेल रखने का बहुत कम प्रयास किया क्योंकि वे बस यात्रा को समाप्त करना चाहते थे। तभी प्रसिद्ध शेर उनके सामने ही प्रकट हुआ और सर्गे को जानवर के साथ किसी प्रकार का संबंध महसूस होता है। निकोलाई की गोलीबारी ने शेर के क्रोध को भड़का दिया जिससे उसका मोह भंग हो गया। शेर ने सर्गे के बैकपैक पर हमला किया और लड़के को दूर खींच लिया, जबकि उसके पिता एक ही दिशा में गोली मारते रहे। कैलिप्सो के माता पिता जिराफों की तस्वीरें खींच रहे थे जब उन्हें एहसास हुआ कि उनकी लड़की उनसे दूर रह गई, जिसे एक कम गर्जना ने आकर्षित किया। उसने शेर को सर्गे को गिराते हुए देखा जो गंभीर रूप से घायल हो गया था और लग रहा था कि उसे कुछ गोलियां लगी है। शेर के खून की एक बूंद लड़के के घाव पर पड़ती है इससे पहले कि शेर चला जाए। जब कैलिप्सो सर्गे को कुछ घूंट औषधि देती है तो वह बेहोश रहता है, लेकिन हम देखते हैं कि उसके अंदर कुछ अलौकिक हो रहा है। उसका दिमाग वन्य जीव की छवियों से भर जाता है क्योंकि एक महिला की आवाज प्रकृति की शक्ति का आह्वान करते हुए एक मंत्र का पाठ करती है। जब बचाव दल उसे लेने आता है तो कैलिप्सो उसके पास टैरो कार्ड छोड़ देती है और सर्गे को अस्पताल ले जाया जाता है। डॉक्टर उसे मृत घोषित करते हैं, लेकिन बाद में वह चमत्कारिक रूप से अपनी आंख खोल लेता है। निकोलाई अपने बेटों को इंग्लैंड में अपनी हवेली में ले जाता है जहाँ सर्गे को अपनी माँ का एक पत्र मिलता है। वह अपने कार्यों के लिए माफी मांगती है और उससे विनती करती है कि वह कभी भी अपनी पिता की तरह न बने। इसके ठीक बाद निकोलाई ने घोषणा की कि दिमित्री अकेले न्यूयॉर्क शहर में स्कूल लौट आएगा। सर्गे उसके साथ रहेगा ताकि अपराध की दुनिया में उसके नक्शे कदम पर चलना सीख सके। फिर निकोलाई उसे दीवार पर शेर का सिर एक ट्रॉफी के रूप में दिखाता है। क्रोधित होकर सर्गे अपने कमरे में बंद हो जाता है और आधी रात को भागने का फैसला करता है। अपने भागने के दौरान वह फिसल जाता है और दूसरी मंजिल से गिर जाता है, लेकिन उसके नए प्रतिबिंब उसे सुरक्षित रूप से उतरने में मदद करते हैं। जब दिमित्री प्रकट होता है तो अपने भाई से उसे पीछे न छोड़ने की विनती करता है, हालांकि वह अपने अलगाव का विलाप करता है। सर्गे कहता है कि उसे जाना चाहिए क्योंकि वह कुछ अकथनीय अनुभव कर रहा है। चुपके से जहाज से यात्रा करते हुए सर्गे पूर्वी रूस पहुंचता है। उनकी इंद्रियां अविश्वसनीय रूप से तेज रहती है और जानवरों के साथ उनका विशेष संबंध उन्हें एक भगदड़ में रौंदे जाने से बचाता है। उस स्थान पर पहुंचता है जहां वह अपनी माँ के साथ शिविर लगाता था और अपनी नई सीमाओं का परीक्षण करना शुरू करता है। उसे पता चलता है कि वह अब दौड़ सकता है, कूद सकता है और चढ़ सकता है, जैसे कि उसने विभिन्न जानवरों की क्षमता हासिल कर ली हो। जंगल में हिरण का पीछा करने के बाद सर्गे जानवर को भागने देता है, लेकिन तुरंत बाद एक गोलियों की आवाज सुनाई देता है। एक पेड़ के ऊपर से वह दो शिकारियों को देखता है और दौड़ता हुआ जाता है और कई मृत जानवरों को पाता है। शिकारियों के पास हथियार है और उसे बाहर निकलने का आदेश देते हैं, लेकिन सर्गे जमीन से एक चाकू उठाता है और अब उसके लिए बस इतना ही काफी है। पहले वाले को माथे पर सीधा मारता है। वह मुखों से काम पूरा करता है और इस अवसर का उपयोग अपने सारे गुस्से को निकालने के लिए करता है। अपनी जीत के बावजूद वह जल्द ही एक और वाहन को सशस्त्र लोगों के साथ गुजरता हुआ देखता है और महसूस करता है कि उसका काम अभी शुरू हुआ है। वर्षों से सर्गे खलनायकों का प्रसिद्ध शिकारी बन जाता है और अपना नाम बदलकर क्रेवन कर लेता है, लेकिन वह अभी भी अपने साथ टैरो कार्ड रखता है और अभी भी रूस में अलग थलग रहता है। उसका अगला
लक्ष्य आंद्रे है जो जानवरों के सींगों की तस्करी करने की कोशिश कर रहा है और जब युवक उसके रास्ते को रोकता है तो वह हंसता है। आंद्रे ने नोट किया कि 6-1 के खिलाफ है, लेकिन क्रेवेन का कहना है कि संख्या बदलने वाली है क्योंकि वाहन आगे बढ़ता है, वह नीचे जाता है, पीछे की ओर चढ़ता है और कुछ ही सेकंड में चारों रहवासियों को खत्म कर देता है। आंद्रे दूसरी कार में केवल बचे हुए ग्रुप के साथ भाग जाता है, लेकिन यह क्रेवेन को लाइसेंस प्लेट देखने से नहीं रोकता है। लंदन पहुंचकर आंद्रे अपने बॉस को घटना के बारे में समझाने जाता है और झूठ बोलता है कि सब कुछ सुलझ गया है। दावा करता है कि उसके खुद सतर्कता बढ़ती है, तभी उसे पता चलता है कि बॉस मर चुका है और उसकी चेयर पर क्रेवेन बैठा है। वह अपने सहयोगी कैलिप्सो के साथ दीवार पर कील लगाने के बाद आंद्रे का नाम अपनी सूची से हटा देता है, जहां वह एक वकील के रूप में काम करती है। उसके हाल ही में एक सहयोगी को खो दिया है जो सेमेनकॉर्न के नेतृत्व में हुए हालिया हमलों में से एक का शिकार है। अंतिम संस्कार के बाद क्रेवेन उसके पास जाता है और उसे वह कार्ड दिखाता है जो उसने उसे दिया था। वह उसे बताता है कि उसके दोस्त का बदला लिया गया है क्योंकि वह मर चुका है और यह भी स्वीकार करता है कि वह शिकारी के नाम से कुख्यात सतर्कता है। कैलिप्सो इस रहस्य घटना से विवादित है क्योंकि न्याय प्राप्त करने के उसके तरीके काफी अलग है। इसके अतिरिक्त वह जानती है कि क्रेवेन के पिता कौन है और डरती है कि वह वही नाम हो सकता है। वह बताता है कि उसने उस दिन उस जीवन को अस्वीकार किया था जब वे मिले थे और केवल अपने भाई के संपर्क में रहता है जो लंदन में भी रहता है। उससे अपने दुर्भावनापूर्ण लोगों की सूची दिखाते हुए वह उसे बताता है कि अभियोजक का काम कभी भी उसके तरीकों जितना प्रभावी नहीं होगा और साझेदारी का प्रस्ताव देता है। कैलिप्सो का काम उनमें से कुछ लोगों का पता लगाने में मदद करना होगा और वे सोचने का वादा करती है। इस बीच एलेक्स अपने सलाहकार ब्रेंट के साथ शिकारी के बारे में बात कर रहे हैं। व्यापारी अफवाहों पर ज्यादा विश्वास नहीं करता और सोचता है कि भले ही यह सतर्कता मौजूद हो, उसे किसी अन्याय की तरह बेअसर किया जा सकता है। ब्रेंट सेमेनकॉर्नी के माफिया प्रबंधकों के साथ एक बैठक की व्यवस्था करता है और एलेक्स उन्हें सूचित करता है कि वह मृतक का व्यवसाय संभाल रहा है। तीनों उपहासात्मक रूप से प्रतिक्रिया करते हैं और एक व्यापारी को कई बार गोली मारता है, लेकिन वह उठ जाता है और झुलस जाता है और अपनी शर्ट उतारना शुरू कर देता है। तभी उन्हें समझ में आता है कि एलेक्स को राइनो उपनाम क्यों दिया गया है। एक विशेष पदार्थ का उपयोग करके उसे किसी जानवर जैसा बनने की शक्ति प्राप्त होती है, लेकिन वह देखकर प्रक्रिया को बाधित करने का निर्णय लेता है कि अपराधी काफी डरे हुए हैं। केवल वही जो अभी भी अपना हथियार निकालने की कोशिश करता है, उसे स्नाइपर द्वारा गोली मार दी जाती है और फिर एलेक्स पूछता है कि शेष दो में से कौन उसका साथी होगा। उनमें से तुरंत दूसरे को गोली मार देता है, जिससे चयन प्रक्रिया सरल हो जाती है। उसका पहला काम निकोलाई पर एक घात लगाना है। दिमित्री एक रेस्टोरेंट में जहाँ प्रसिद्ध गायकों की नकल करने के लिए अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहा है। हालांकि निकोलाई जाल का एहसास करता है और समय रहते आदमी को ढाल के रूप में इस्तेमाल करता है ताकि गोलियों से बच सके, जबकि दिमित्री छिप जाता है। ब्रेंट एलेक्स को सूचित करता है कि हमला विफल रहा और उन्होंने अभी तक प्रतिद्वंदी माफिया से छुटकारा नहीं पाया है, लेकिन सभी समाचार खराब नहीं है। एक गुमनाम सहयोगी के लिए धन्यवाद। ब्रेंट ने एक फाइल प्राप्त की जिसमें शिकारी की पहचान सर्गेई करानोव के रूप में की गई। फिर एलेक्स एक आदमी से संपर्क करने का फैसला करता है जिसे आउटसाइड के नाम से जाना जाता है, जो वर्षों से शिकारी की तलाश में है। वह जांच करने के लिए रूसी जेल जाता है और हम देखते हैं कि उसके पास भी विशेष शक्तियां हैं। जब एक गार्ड प्रकट होता है तो उससे सम्मोहित करने के बाद बाहरी व्यक्ति उसका हथियार लेता है और इसका उपयोग उसे खत्म करने के लिए करता है। दिमित्री के जन्मदिन पर क्रेवेन को रात के खाने के दौरान अपने पिता की संगति को सहन करने के लिए मजबूर किया जाता है। उत्सव के बाद दिमित्री अपने भाई से कहता है कि उसने उस रात जाने के लिए उसे माफ कर दिया। सोफे पर सो नहीं पाने पर क्रेवेन घास पर अधिक सहज महसूस करता है। जब वह सुबह पेंट हाउस लौटता है तो उसे पता चलता है कि दिमित्री का अपहरण कर लिया गया है। खिड़की से किडनैपर को देखकर वह शीर्ष मंजिल से छलांग लगाता है और उनकी कार के पीछे भागता है। ड्राइवर उसे भड़काने की कोशिश करता है, लेकिन वह कार पर कूदने का प्रबंधन करता है और यहाँ तक कि एक दरवाजा भी तोड़ना शुरू कर देता है। क्रेवेन समय रहते ठीक हो जाता है और हेलीकॉप्टर जैसे ही उड़ान भरता है, अपराधियों में से गोली चलाना शुरू कर देता है और एक भाले से वार किया जाता है। क्रेवेन हेलीकॉप्टर से लड़ता रहता है जब तक कि वह किसी ऐसी चीज से टकराता नहीं जो उसे गिरा देती है। अभी भी भीगा हुआ वह सीधे कैलिप्सो के कार्यालय की ओर जाता है। सचिवों और सुरक्षा गार्डों को भयभीत करता है। वह उसे बताता है कि क्या हुआ और किडनैपर का पता लगाने में उसकी मदद मांगता है। वह केवल इतना जानता है कि उनमें से तुर्की है और उनके चेहरे पर एक निशान है। कैलिप्सो इस विवरण को अपने संपर्कों को देती है और अपराधियों की पहचान करने का वादा करती है। निकोलाई क्रेवेन को बताता है कि उसे एक बॉक्स मिला है जिसमें एक अंगुली है। किडनैपर्स ने 48 आवर्स में 20 मिलियन चाहते हैं। अपने भाई की अंगूठी को पहचानते हुए क्रेवेन अपने पिता से पैसे देने की मांग करता है, यह जानते हुए कि ये उसके लिए ज्यादा नहीं है। निकोलाई भुगतान करने से इनकार करता है क्योंकि वह कमजोर नहीं दिखना चाहता है। इसके अलावा वह सोचता है कि दिमित्री पहले ही मर चुका है क्योंकि वह वही करता है जो उसे ले गया था। हालांकि हम देखते हैं कि ये सच नहीं है और दिमित्री कैद में है, जो अपनी आवाज की एक आदर्श नकल के साथ तुर्क को परेशान कर रहा है। लंदन में साइपो को पता चलता है कि किडनैपर का नाम उमर आमिर है और उसका ठिकाना अनारा में एक मठ में है, लेकिन जैसे ही वे दूर जाती है हम देखते हैं कि उसका मुखबिर बाहरी व्यक्ति के लिए काम कर रहा है। गवाह को वही खत्म करने के बाद वह एलेक्सी को बताती है कि योजना चल रही है, जबकि कैलिप्सो क्रेवेन को निर्देश
निर्देशांक देती है। एलेक्स आर को चेतावनी देता है कि शिकारी आ रहा है। तुर्की में क्रेवेन मठ में प्रवेश करता है और एक एक करके गार्डों को नीचे गिरा देता है जब तक आखिरी वाला चीख नहीं देता। ये उमर और उसके आदमियों को सतर्क कर देता है जो पहले से ही यात्रा की उम्मीद कर रहे हैं। फिर भी लड़ाई आसान नहीं है और क्रेवेन ने कुछ ही समय बाद आर्क को पकड़ लिया। उसे धमकी दी कि अगर उसने उसे नहीं बताया कि उसका भाई कहाँ है तो वैसे खिड़की के बाहर फेंक देगा। जब तुर्क उसे नाम से पुकारता है तो उसे पता चलता है कि ये एक सेटअप था, क्योंकि वह देखता है कि पहाड़ी पर स्नाइपर है। वह गोली लगने से पहले दुश्मन के साथ कूद जाता है जिसमें इमारत का एक हिस्सा ध्वस्त हो जाता है। यह देखकर कि मलबे में वे दोनों दब जाएंगे, आर्क क्रेवेन को बताता है कि इसके लिए जिम्मेदार राइनो है। जब पुलिस मठ में पहुंचती है तो बाहरी व्यक्ति पहले ही अपनी जांच कर रहा होता है और किसी को भी परेशानी नहीं होने देता है। इस बीच एलेक्स दिमित्री के साथ बातचीत कर रहा है। वह उसे बताता है कि उसके पिता उसे फिर से देखने के लिए भुगतान नहीं करना चाहते और साबित करते हैं कि उसका भाई उससे अपना असली पेशा छिपा रहा है। जैसे ही क्रेवेन मलबे से निकलता है वह कैलिप्सो को जाल के बारे में बताता है और कहता है कि वह खतरे में है। वह देखती है कि उसी समय 5 आदमी इमारत में घुस रहे हैं और क्रेवेन कहता है कि वह किसी और को भेजकर उसे एक मीटिंग पॉइंट पर ले जाएगा। एलेक्स दिमित्री को अपनी ताकत का रहस्य दिखाता है और कहता है कि उसे एक अमेरिकी जैव रसायन से पदार्थ मिला है। फायदों के बावजूद परिवर्तन बहुत दर्दनाक है और एक बार फिर वह प्रक्रिया को जल्दी बाधित कर देता है। फिर वह निकोलाई के साम्राज्य पर कब्जा करने की अपनी योजनाओं का खुलासा करता है और दिमित्री को उसी साझेदारी की पेशकश करता है। उनके पिता ने यह कहते हुए अस्वीकार किया कि पूरे जीवन उन्हें भी कम करके आंका गया है। दिमित्री स्वीकार करता है कि यह सच है, लेकिन उनके परिवार के साथ विश्वासघात करने से इनकार करता है। इससे पहले कि एलेक्स एक शॉट के साथ जवाब दे सके, ब्रेंड ने चेतावनी दी कि क्रेवेन बच गया, जिसका अर्थ है कि दिमित्री अभी भी चारा के रूप में उपयोगी हो सकता है। लिफ्ट खुलने लगती है तो एलेक्स डरावने शिकारी का सामना करने की तैयारी करता है। फिर सभी को यह देखकर निराशा होती है कि यह बाहरी व्यक्ति है। क्रेवेन का पायलट कैलिप्सो को रूस में ले जाता है। वह कहती है कि उसके संपर्क रहस्य तरीके से गायब हो गए हैं और मामला अधिक से अधिक खतरनाक होता जा रहा है। जब वह अचानक रुक जाता है तो कहता है कि उसका शिकार किया जा रहा है। वह उम्मीद करती है कि अपराधी मशीन गन के साथ झाड़ियों से निकलेंगे, लेकिन इस बार शिकार शाब्दिक है और जो क्रेवेन पर छलांग लगाता है वह एक विशाल जैगुआर है। कैलिप्सो उसे देखकर चौंक गई। जानवर के साथ लड़ो जैसे कि वे चचेरे भाई खेल रहे हो, जब तक कि जानवर थक नहीं जाता और भटक जाता है। इस बीच बाहरी व्यक्ति एलेक्सी को बताता है कि उसका गुरु प्रतिष्ठित हत्यारा था और उसका दुर्जय करियर केवल इसलिए समाप्त हो गया क्योंकि वह क्रेवेन की सूची में था। यही कारण है कि वह दुनिया भर में उसका पीछा करना जारी रखता है, लेकिन इस तरह के आदर्श शिकारी को पकड़ना लगभग असंभव है। केवल अब उसके पास ऐसा करने का एक वास्तविक मौका है क्योंकि क्रेवेन की एकमात्र कमजोरी उसका भाई है। इसके अलावा बाहरी व्यक्ति ने मठ में पाए गए जहर के डॉट्स मटर के साथ बनाए गए हैं जो केवल रूस के एक विशिष्ट क्षेत्र में उगते हैं। इस प्रकार शिकारी के ठिकाने का पता चलता है। उसी समय कैलिप्सो और क्रेवेन भी जहरों और औषधियों पर चर्चा कर रहे हैं। जानना चाहता है कि उस शीशी में क्या था जिसने उसकी जिंदगी बदल दी थी, लेकिन वह कहती है कि उसे नहीं पता और उसकी दादी की मृत्यु हो गई। इससे पहले कि वह उसे और दे पाती, कैलिप्सो कहती है कि वह दिमित्री को बचाने में मदद जारी रखेगी, लेकिन उसे अभी भी क्रेवेन की जीवन शैली और उसके आध्यात्मिक परिणामों के बारे में संदेह है। क्रेवेन मजाक में कहता है कि कर्म उसे नहीं पकड़ पाएगा क्योंकि वे तेज होगा। कम ही वह जानता है कि दुश्मन पहले से ही रास्ते में है। आउटसाइडर एलेक्सी को एक अंधेरा लॉन्चर दिखाता है जो शिकारी में जहर इंजेक्ट करता है, जिससे भयानक आतंक पैदा होता है। फिर एलेक्सी दिमित्री को एक नंबर डायल करने के लिए मजबूर करता है, केवल उसके भाई के लिए है। क्रेवेन जवाब देता है तो एलेक्सी उसे एक माफिया साझेदारी भी प्रदान करता है और ये देखकर थोड़ा चिढ़ जाता है कि दूसरे ने पहले ही फोन रख दिया। कुछ ही समय बाद कई वाहन क्रेवेन के ठिकाने पर पहुंचते हैं और एलेक्सी की सेना उसका शिकार करने के लिए फेल जाती है। जैगुआर द्वारा आश्चर्यचकित होकर अपराधियों को केवल ये पता चलता है कि दिमित्री भाग गया है, जब वह पहले से ही बहुत दूर है। जानवरों के अलावा वह क्षेत्र जाल और रहस्य से भरा हुआ है जो केवल क्रेवेन ही जानता है। वह इसका फायदा उठाता है और ग्रुप पर हमला करना शुरू कर देता है क्योंकि वे जंगल में गहराई तक जाते हैं। अपने आदमियों की चीखें सुनकर एलेक्सी उनकी शोकियापान का रोना रोता है और ब्रेंड को हवाई हमले शुरू करने का आदेश देता है। क्रेवेन विस्फोटों से बचता है क्योंकि आग जंगल में फैल जाती है जब तक कि कुछ उसकी त्वचा को छेदता नहीं और उसके दिमाग में भयानक दृश्य भर देता है। यह आउटसाइडर का हथियार का प्रभाव है जो कुछ ही मीटर दूर खड़ा है। क्रेवेन उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वह अपनी शक्तियों का फिर से उपयोग करता है और उसे 2 बार और मारता है। क्रेवेन जहर का अपने शरीर पर असर होते हुए महसूस करता है और बाहरी व्यक्ति कायराना ढंग से उसे पीटने का फायदा उठाता है। उसके सहयोगी तब आते हैं जब वह ट्रिगर खींचने वाला होता है। वह चेतावनी देता है कि शिकारी को हरा दिया गया है, लेकिन उन्हें दिमित्री को भी खोजने का आदेश देता है। जैसे वे चले जाते हैं, आउटसाइडर अपने बदले का स्वाद चखने के लिए 3 तक गिनना शुरू करता है, लेकिन जब वे 2 तक पहुंचता है तो कैलिप्सो उसके बाएं आंख में एक तीर मार देती है। वह क्रेवेन को शेष औषधि देती है जिसे वह उससे छिपा रही थी, जबकि दिमित्री को पकड़ लिया जाता है। ब्रेन उसे एलेक्सी के पास ले जाता है और कहता है कि क्रेवेन मर चुका है। वापसी यात्रा के दौरान काफिले पर भैंसों के झुंड द्वारा हमला किया जाता है, यह जानते हुए कि यह उसके भाई का काम होना चाहिए। दिमित्री मुस्कुराता है और अपनी बेल्ट कसता है। कारें पलटने लगती है और क्रेवेन फिर से सामने आता है। जैसे ही एलेक्सी अपने राइनो रूप में रूपांतरित होना समाप्त करता है, दोनों आमने सामने हो जाते हैं और क्रेवेन राइनो को सड़क पर धकेल देता है जहाँ वह वाहन उनकी
ओर आ रहा है। वह अपनी सींग से कार को पकड़ लेता है और उसे हवा में उठा लेता है, इससे पहले कि वह उसे कई बार पलटते हुए नीचे गिरा दे। संघर्ष जारी है और क्रेवेन को पता चलता है कि जब वह ब्लेड से हमला करता है तो कुछ भी दुश्मन की मोटी त्वचा में प्रवेश नहीं करता। वह अपनी महान शक्ति का उपयोग करने की कोशिश करता है, लेकिन एलेक्सी का विशाल रूपांतरित शरीर एक कठिन चुनौती है, इसलिए वह उसे शब्दों से घायल करने का फैसला करता है और कहता है कि उसके पिता सही थे। एलेक्सी हमेशा से और हमेशा एक अज्ञानी ही रहेगा। क्रोध राक्षस को एक पल के लिए विचलित करता है और क्रेवेन उसके कमजोर बिंदु पर हमला करता है, जहाँ वह पदार्थ को इंजेक्ट करता है। यह उसके कमजोर करने के लिए प्राप्त है ताकि क्रेवेन को लाभ बहाल किया जा सके, जो उसके चारों ओर एक रस्सी बांधता है और दूसरी तरफ से एक भैंस को बांधता है। एकाएक खींचने के साथ राइनो को झुंड द्वारा रौंदा जाता है और फिर जमीन पर छोड़ दिया जाता है। क्रेवेन उसे पूछता है कि उसकी पहचान किसने बताई और वह बस इतना कहता है कि उसके जैसे शिकारी को देखना चाहिए कि उसके सामने क्या सही है। जब दिमित्री एक बंदूक लेकर आता है तो क्रेवेन उसे अपने जैसे हत्यारा बनने की अनुमति नहीं देता। राइनो अंततः बिना किसी हस्तक्षेप के मर जाता है। अपने अंतिम शब्दों का उपयोग यह कहने के लिए करता है कि वह चाहता था कि वह कभी भी इस परिवार को नहीं जानता। सब कुछ पर विचार करते हुए क्रेवेन अपने पिता को ढूंढता है और उसे पूरी सच्चाई बताने के लिए कहता है। निकोलाई को हमेशा पता था कि वह शिकारी है, यहाँ तक कि उस पर भी गर्व था, यहाँ तक कि अपने पिता जैसे लोगों का शिकार करते हुए भी। क्रेवेन एक अजय शिकारी है, यही वह सब है जिसका निकोलाई ने उसके लिए सपना देखा था। जब राइनो ने उसके व्यवसाय को धमकी देना शुरू किया तो उसने शिकारी की पहचान का खुलासा करते हुए फाइलें सौंप दी, यह जानते हुए कि उसका बेटा अपने दुश्मनों को हरा देगा। क्रेवेन का कहना है कि उसने दिमित्री के जीवन को जोखिम में डाला, लेकिन उसके पिता ने इसका जवाब दिया कि उसे अपने कौशल पर भरोसा था, वह अपने भाई को बचा लेगा। निकोलाई को उम्मीद है कि उसके परिवार एकजुट होगा और क्रेवेन अंततः अपनी भूमिका को वारिस के रूप में देखेगा। इसके बजाय वह मुड़ जाता है और अपने पिता की बंदूक से लिए गए गोला बारूद को फेंक देता है, उसके बिना ध्यान दिए। जब एक भालू निकोलाई के पास आना शुरू करता है तो उसके पास बचाव का कोई रास्ता नहीं होता है। एक साल बाद क्रेवेन दिमित्री के रेस्टोरेंट में उसका जन्मदिन मनाने जाता है। उसका भाई कहता है कि वह आघात से उबर गया है और यहाँ तक कि वह महसूस करता है कि वह फिर से पैदा हुआ है। वह एक अमेरिकी जैव रसायनज्ञ से मिला जिसने व्यावहारिक रूप से उसे बदल दिया। क्रेवेन अपने पिता के कुछ ग्राहकों को पहचानता है जब वे दिमित्री से बात करने के लिए आते हैं और महसूस करते हैं कि उनके भाई ने परिवार के व्यवसाय को जारी रखने का फैसला किया है। उनके आक्रोश के सामने दिमित्री उन्हें पाखंडी कहता है और कहता है कि वह निकोलाई की तरह ही है, क्योंकि दोनों केवल अपने शिकार की परवाह करते हैं। क्रेवेन उसके पीछे सड़क पर जाता है और उसे अपना रूप बदलते हुए देखकर भयभीत हो जाता है। अचानक एक चेहरा पहनता है जो उसके जैसा ही दिखता है। दिमित्री पहले से ही किसी की भी आवाज की नकल करना सीख चुका है और अब कुछ भी उसे खुद को दूसरों के रूप में पारित करने से नहीं रोकता। एलेक्सी और निकोलाई चित्र से बाहर हैं, यही सब उसे अपराध का राजा बनने के लिए चाहिए। अंततः सबसे मजबूत भाई बनना। दिल टूटने के बाद क्रेवेन घर जाता है और अपने पिता का एक उपहार पाता है। यह जानवरों से एक फर से बना एक कोट है और एक पत्र पाता है जिसमें निकोलाई उसे शिकार जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करता है।